वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, जिसमें हम प्राइमरी मार्केट से जुड़े हर पहलू को परखने की, जांचने की और हर खबर तक को आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। और आप लोगों का भी बहुत प्रेम मिलता रहता है, बहुत सारी टिप्पणियां हमें मिलती हैं और सारी टिप्पणियों को हम पढ़ते हैं और जो सुझाव होते हैं कोशिश करते हैं कि उसको अमल में लाया जाए। और इस खास सेगमेंट पे आज भी हमारे साथ हमारे खास मित्र, हमारे खास जानकार, एक्सपर्ट, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो यही जानना चाहेंगे कि प्राइमरी मार्केट की बाज़ार के अंदर थोड़ा सूनापन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन उस सूनेपन में भी आज आप बहुत सारे डेटा लेकर के आ गए हैं और काफ़ी सारी जानकारी जो है लेकर के आए हैं। लेकिन उन जानकारियों पर हम जाएं उससे पहले एक एसएमई का आईपीओ खुला हुआ है, हम चाहेंगे उस पर आपकी राय, उस पर आपके जो आंकड़े आपके पास हैं वो बताएं दर्शकों को। एक बार फिर से धन्यवाद मुझे मित्र कहने के लिए और ये प्रेरणा स्रोत बनने के लिए। और प्रेरणा स्रोत आपके सामने बैठे भी हुए हैं हमारे, आप देख भी सकते हैं रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एक एसएमई का आईपीओ लेके मैं कैसे उनके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ। तो प्रेरणा स्रोत जब इतना बड़ा हो तो फिर आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एसएमई आईपीओ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑन डोर कॉन्सेप्ट्स, ये आज खुला है, 27 तारीख तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस इशू है, ये 208 रुपये इसका प्राइस तय किया गया है। ये कंपनी करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास जुटाना चाहती है। पूरा ही फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा जो पैसा है, जो रकम मिलने वाली है वो कंपनी को ही मिलने वाली है। कोई भी निवेशक नहीं है, ऐसा कोई भी पी कंपनी नहीं है, कोई और निवेशक नहीं है, प्रमोटर नहीं है जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो पूरा पैसा कंपनी के पास ही आता है। वो दिखेगा 12.5 के आसपास के नंबर्स अगर आप देखें तो पहले दिन का जो नंबर है 34% के आसपास ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का पोर्शन अगर आप देखें आधा गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो रिटेल की ओर से काफ़ी अच्छा एंथुसियाज्म देखने को मिल रहा है। भले ही यहाँ पे आईपीओस के नंबर कम है, यानी कि संख्या कम है, लेकिन एक आईपीओ जो खुला हुआ है वहाँ पे पहले दिन ही अगर आप देखें रिस्पांस ठीक ठाक देखने को मिला है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी सजेस्ट कर रहा है कि करीब 30 रुपये के आसपास आपको इस आईपीओ पे बनेंगे। 208 रुपये इसका प्राइस है। ये कंपनी ई कॉमर्स पोर्टल चलाती है, जिसमें खासतौर पे जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, होम प्रोडक्ट्स होते हैं जो, उनकी ये कंपनी सप्लाई करती है। तो खासतौर पे देखा जाए 2015 में उन्होंने कारोबार शुरू किया था मध्य प्रदेश भोपाल से, और अब ये आईपीओ लेकर आए हैं जिसमें 31 करोड़ रुपये के आसपास जुटा रहे हैं। 31 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रहे हैं। रवि से पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच सरवन चौधरी जी की टिप्पणी एक आई है, कह रहे हैं कि सर थ्री आई इन्फोटेक पे आपने सवाल नहीं लिया। बिल्कुल सर, मेरे दिमाग से निकल गया था। रवि जी, आप याद दिला दीजिएगा, कार्यक्रम खत्म होने से पहले थ्री आई इन्फोटेक पे आपको एक टिप्पणी देनी है। और सरवन जी ने सवाल पूछा था, लेकिन नितलेश जी जो है उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से इस पर हम बातचीत कर नहीं पाए। लेकिन वापस लौटते हैं सर प्राइमरी मार्केट पे। और आप कैसे देख रहे हैं सर एसएमई के इस आईपीओ को? क्या कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं या फिर अभी दूरी बना करके ही चलना ठीक रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एंकर इन्वेस्टर को जो है वो यहाँ पर अभी इन्वॉल्व नहीं किया, और पूरी तरह से जो है वो रिटेल के लिए ओवरऑल डेस्क ओपन करी है। नंबर्स की तरफ अगर जाते हैं तो देखिए, नेटवर्थ को देखें, प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, तो पिछले 2 साल जो रहे 21 और 22, उसमें करीब कंपनी का जो लॉस रहा है वो 5 से 5 करोड़ का रहा है। लेकिन इन्होंने सीधे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी है लगभग 1300 लाख। अरे भैया, करोड़ ही लिख देते यार। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास का जो है वो वापस से प्रॉफिट की तरफ टर्न हुए। अब प्राइस की बात कर ले, जो 206 रुपए का प्राइस है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड उन्होंने अपनी वैल्यू के हिसाब से दिया, क्योंकि अगर ईपीएस और पीई के हिसाब से देखें तो लगभग वैल्यू बनती है 224 रुपए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सब्सक्राइब किया जा सकता है। हालांकि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं दे रहे, लेकिन 9.45 याद कर लीजिए, 9 से 9.45 में बिडिंग मार दीजिएगा। ओपन होने से पहले बस हाथ जोड़ लीजिएगा, अगर आएगा तो आपको प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई कर लीजिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आईपीओ का भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम अब बनने वाला है ये मनी 9 का, क्योंकि अब इसमें हम और ऐसी ऐसी चीजें इन्वॉल्व करने वाले हैं जो कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। तो सही राय के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए, जो स्पष्ट है कि क्या है बेसिक, क्या फंडामेंटल है, कहाँ चेंजेस हैं। तो मुझे लगता है संदीप जी इस बात को एग्री करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी आप 9 से 9.45 के बीच में इस आईपीओ को प्री बिडिंग में निकाल लीजिएगा, लेकिन लगाया जा सकता है। तो लगाया जा सकता है और यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और रवि जैसे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वही जो है इसकी लोकप्रियता का कारण है, जो कि मतलब काफ़ी रिसर्च करके और तमाम अंदरूनी बातें जो लेकर के आते हैं।
और बाकी संदीप जी जो अपनी जानकारी देते रहते हैं और बहुत सारी जानकारी आज लेकर के आए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि ये हाल फिलहाल में जो हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट के अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिला और यही एक वजह है कि लोगों का रुझान अब प्राइमरी मार्केट न सिर्फ मेन बोर्ड की तरफ बल्कि एसएमई क्षेत्र में भी हमने देखा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। क्या कुछ पिछले 2-3 महीनों में घटा है और क्या इस तरह के रिटर्न वाकई में रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या और पिटते हुए कितने आईपीओ दिखाई दिए हैं आपको? देखिए, मेरे पास पिछले 3 महीने का डेटा है जिसमें जो मेन बोर्ड के आईपीओ आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये पूरा जो डेटा आप देख पा रहे हैं उसमें 23 आईपीओ हैं जो आपको कुल मिला के नजर आएंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो 20 ऐसे आईपीओ हैं जिनके रिटर्न आपको पॉजिटिव साइड पर नजर आएंगे। ये सबसे ऊपर आपको नजर आएगा प्लाजा वाई, जो कि हाल की लिस्टिंग है, 54 रुपये का इशू प्राइस था और वहाँ से अगर आप देखें तो 100 गुना से ज़्यादा का रिटर्न, यानी कि 2 गुना के आसपास का जो आपको रिटर्न है इस आईपीओ में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इस लिस्ट में जो अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, उसमें आप देख सकते हैं VPRL यानी कि विष्णु प्रकाश जो आर मंगलिया नाम से जो आईपीओ आया था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 83% के आसपास ये गेंस अभी भी देखने को मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर आईपीओ अगर आप देखेंगे जो लिस्ट आपके सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हायर लेवल से ये आईपीओ करेक्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये आज के 12 बजे तक के आंकड़े हैं। जो इशू प्राइस था वहाँ से लेकर आज जो 12 बजे तक के प्राइजेस हैं वो मैंने शामिल किए हैं और उसके बाद आपको ये जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिस तरह से बाजार करेक्ट हुआ है पिछले 3-4 दिन से, हायर लेवल से ये करेक्ट हुए हैं, उसके बाद के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसमें भी केवल 3 ऐसी कंपनियां हैं 23 में से जिनके नंबर्स आपको नेगेटिव साइड पर नजर आएंगे। नेगेटिव साइड की मैं बात बाद में करता हूं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 40% के ऊपर के रिटर्न दिए हैं। जो 40% वाले आईपीओ उसमें EMS लिमिटेड है, JSW इंफ्रा हाल फिलहाल की बड़ी लिस्टिंग है, ब्रांड नेम है ये, वहां पे भी अगर आप देखेंगे अभी भी 43% के आसपास की गेंस हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है, कॉनकॉर्ड बायोटेक है, यहाँ पे तो 50% से ज़्यादा के जो पॉजिटिव साइड के नंबर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए 3 महीने में जो 23 आईपीओ आए हैं उसमें 20 आईपीओ में अभी भी करेक्शन के बाद भी आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अपने इशू प्राइस से काफ़ी ऊपर हैं। और स्टार परफॉर्मर रहा है इसमें प्लाजा वायर्स, क्योंकि आईपीओ का साइज भी छोटा था, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी साउंड है और यहाँ पे आपका पैसा 2 गुना हो चुका है। शायद आज भी इसमें 5% का ऊपरी सर्किट आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं जिन्होंने निराश किया है। देखिए 3 कंपनियां ऐसी हैं 23 में से जिनमें आपको नेगेटिव नजर आएगा। 3% आपको यात्रा ऑनलाइन नीचे नजर आएगा, अपडेटर सर्विसेज 7.5% का नेगेटिव रिटर्न है और सबसे निराशाजनक आपको जो नजर आएगा वो है JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। काफ़ी हैरानी वाला नंबर है ये कि 20% आपको नीचे नजर आएगा। अब कई लोग इसमें हो सकता है कुछ डिबेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें इशू प्राइस लिया है वो वही प्राइस है जो डिराइव्ड प्राइस आया था 261 रुपये 85 पैसे का जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। वहां से अगर आप देखें, क्योंकि आज 210 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है, तो हायर लेवल से जो आपको करेक्शन है वो करीब 20% के आसपास का नजर आएगा। हालांकि अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे, आपको डीमर्जर के तौर पर यह शेयर मिला है, तो आपकी जो कीमत है वो 200 रुपये के नीचे है। तो आपके पोर्टफोलियो में जब आप अपने मोबाइल में या अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हो सकता है आपको पॉजिटिव साइड पर नजर आए, लेकिन जो डिराइव्ड प्राइस था वहां से अगर आप देखेंगे तो 20% आपको नीचे नजर आएगा। तो केवल 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने निराश किया है और सबसे ज्यादा निराश किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। जियो फाइनेंशियल ने सबसे ज़्यादा निराश किया और शायद जो आप कह रहे हैं ना कि अगर डीमर्जर, वो वाले सवाल कम आ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी रहे क्योंकि काफ़ी चर्चा थी जियो फाइनेंशियल को लेकर के, जिनके पास रिलायंस नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लिया और उन्होंने ऊपरी स्तरों पर लिए हुए हैं। हाँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ और लो लेवल से फिर से इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी, शायद मोतीलाल ओसवाल ने भी बड़ी यहाँ पे कुछ चंक अक्वायर किया था। तो वो जो मोमेंटम था उसमें कई सारे लोग हैं जो कि फंसते हुए नजर आए थे हायर लेवल्स पे, इन एंटीसिपेशन कि ब्रांड नेम है, रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये 1, 2, 3 टाइम्स ना हो जाए, बहुत जल्दी बस छूट ना जाए। तो वो जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फॉर्मूला शायद या वो जो एक फीलिंग थी वो इस शेयर में आपको ज़्यादा देखने को मिली और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है इस पर आज देखने को मिले हैं। तो सबसे अच्छे आईपीओ पे हमने देखा प्लाजा वायर, जिसमें कि मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी और जितने भी आईपीओ रहे हैं पिछले 3 महीने में बहुत डिटेल डिस्कशन, रवि जी भी बहुत सारे शोज़ के लगातार हिस्सेदार बने रहे और भी तमाम हमारे एक्सपर्ट हर रोज़ जुड़ते हैं, तो बहुत डिटेल में हमने इस पर चर्चाएँ की हुई हैं। और जो एक्शन देखने को मिला है वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है, या लोगों की जो रुचि बढ़ रही है कि जैसा भी बता रहे थे संदीप की महज 3 आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने नकारात्मक प्रदर्शन किया है। ज़्यादातर आईपीओ का अभी भी जो लोग बने हुए हैं उनको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और ज़्यादातर आईपीओ में हम देख रहे हैं 40+ के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक आईपीओ प्लाजा वायर जिसमें कि 100% से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। चलिए आते हैं जरा इन आंकड़ों पे सर, आपकी पहली टिप्पणी और उसके बाद से जरा जियो फाइनेंस पे पहले आपका जो
पिटे हुए आईपीओ जो 3 हैं उस पर आप क्या कैसे देख रहे हैं? क्या अभी वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तलाशनी चाहिए? और ख़ासतौर से जियो फाइनेंशियल पे बहुत सारे सवाल हैं आज। कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ के सवाल हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लिए हुए हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या जो आपकी पहले लाइन थी कि 200 के नीचे आने पर एंट्री करनी चाहिए, या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? विपुल जी, सबसे पहले तो दर्शकों को की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक टिप्पणी आप लोगों के लिए की थी कि भाई जब भी गूगल और विकिपीडिया साथ में आते हैं तो डेटा ऐसे ही निकल कर आते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आज गूगल आए और विकिपीडिया कुछ ना कहें, कमेंट ना हो या कुछ डिजाइन ना हो, तो मुझे वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बढ़िया सीरीज और साथ में इस तरीके का कंक्लूजन लेकर आए हैं। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये आप जैसे लोग कई सारी चीज़ें के बारे में आइडियाज़ डिस्कस करते रहते हैं, हमारे दर्शक इतने अलर्ट रहते हैं, वो भी अपने बहुत सारे सजेशन भेजते रहते हैं, और बाकी पूरी टीम तो हमारी जो है वो लगी रहती है। संदीप भाई, इंटरनेट बोल रहे हैं, ये देखिए आप। नहीं, इंटरनेट तो आप ये खुद ही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरनेट आपके लिए बोल रहे हैं। नहीं जो प्रेरणा स्रोत है हमारे। जी रवि जी, देखिए जियो में मैंने इससे पहले हर प्रोग्राम में, जितने प्रोग्राम में सब में देखिए मैंने यही कहा है 200 के पास आएगा तब खरीदना है। अब जो 257 पे खरीदा है, 255 पे खरीदा, 250 पे खरीदा, कोई बात नहीं है, थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन ये धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाएगा। और कोशिश करिए कि आप 200 के लेवल को एक बेंचमार्क बना लीजिए। अगर उससे पहले खरीदारी करेंगे तो थोड़ा पेन रहेगा। अब ओवरऑल अभी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, सब चीजें बन रही हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियल्स और स्ट्रांग होंगे तो वो ग्रोथ दिखाई देगी। तो यहां पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि 200 के आसपास आता है, खरीदारी करिए, बिल्कुल मत पैनिक करिए। और जहां तक टारगेट की बात है, देखिए ग्रेजुअली ये धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। जब वापस अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो ये 280 तक के लक्ष्य यहां पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से जियो में अभी बने रहिए, पैनिक मत करिए, और खरीदारी के लिए 200 रुपए का लक्ष्य निर्धारित कर लिए, उसी के पास खरीदारी करिएगा, पहले भी मत करिए। दूसरी बात जो आपने आईपीओ की बात करी, सॉरी, देखिए इस समय आईपीओ में बड़ा अच्छा बूम है और बहुत अच्छा जो है लोगों को रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप बिलीव करिएगा कि लोग रिटर्न्स इस हिसाब से पा रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी मार्केट में तो वो शायद 100% के रिटर्न पाने के लिए उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। यहां पर तो आपने आईपीओ में लिया और अगर 3 महीने 4 महीने छोड़ देते हैं तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाते हैं, और आईपीओ की स्ट्रैटेजी भी यहां पर डिस्कस करते हैं। मेरा एक सजेशन आपको है कि आप एक आईपीओ की पाठशाला का एक प्रोग्राम करिए, और आप दोनों लोग जरूर करिए, मेरा ये रिक्वेस्ट भी होगा, क्योंकि इतने सवाल आते हैं विपुल जी आपके इस प्रोग्राम की वजह से कि मैं खुद उनको आंसर करने के लिए मैं यही कह देता हूं, अरे जल्दी आपको विपुल जी एक प्रोग्राम लेके आएंगे, डोंट वरी। अब उसमें मैं सजेशन लाइव ही दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आईपीओ की गणित समझने के लिए बहुत से लोगों को आईपीओ की पूरी गणित नहीं पता कि एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, इसमें एचएनआई का कोटा कितना होता है, एनआरआई का कोटा कितना होता है, स्मॉल इन्वेस्टर कितना होता है, बिग इन्वेस्टर कितना होता है। जबकि वो कोई भी क्लाइंट यानी कोई भी इन्वेस्टर जो इंडिया का है वो भी एचएनआई में कैटेगरी में निवेश कर सकता है 10 लाख से ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आपको सजेशन भी मेरी तरफ से कि एसएमई आईपीओ के ऊपर या फिर बड़े आईपीओ के ऊपर, मेन बोर्ड आईपीओ क्या होते हैं, छोटे आईपीओ क्या होते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल एक प्रोग्राम करें। एक फॉर्मूला ग्रुप करते हैं सर, सब लोग साथ में मिल करके जी, एक फॉर्मूला ग्रुप करते हैं इस पर, जो है संदीप जी भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, सब लोग मिलकर के, ताकि आईपीओ को लेकर के जो भी मन में दुविधाएं हैं वो दूर हों। सर, जो बाकी आईपीओ जो लिस्ट हुए जहाँ पे हमने देखा, जैसे प्लाजा वायर का भी जिक्र किया जाता, और दूसरा मैं जियो फाइनेंशियल पर एक छोटा सा सवाल और ऐड करूँगा। बहुत लोग एक पूछ रहे थे कि गिरावट कहाँ तक जाएगी इसकी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से दबाव देखने को मिला है, क्या 200 के नीचे भी जाएगा? 200 के नीचे कहाँ तक जाएगा? टेक्निकल चार्ट, चूँकि आप टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखते हैं, तो आपकी क्या लग रहा है, किन लेवल्स के आसपास जो है जिन लोगों को एवरेजिंग करनी है वो कहाँ करनी चाहिए? देखिए पहली बात है कि 200 के नीचे वैसे मुझे लगता नहीं कि ये सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट आती भी है तो वो मैक्सिमम जो है वो 190 और 180 के बीच में आके कंसोलिडेट करके चला जाएगा। लेकिन उन लेवल्स पे खरीदारी करने पे आपको नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैं कहता हूँ 200 पे भी खरीदेंगे तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला। और इस समय ज्यादा पैनिक मत होइए। ऑब्वियसली 260 रुपए से गिरावट अगर 200 आ जाए तो आदमी पैनिक होता है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये लेवल्स काफी कंफर्टेबल हैं और इनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन।
जी। अच्छा, एक सवाल मैं भी विपुल जी अगर आप अलाउ करें तो JFSL पे पूछना चाहूँगा। वो सर ये है कि इसके जो रीसेंट नंबर्स आए थे, बहुत लोग इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नंबर्स आएंगे, किस तरह के नंबर्स आते हैं, उससे बिजनेस सेंस कैसे ये इवॉल्व हो रही है कंपनी, उससे कहीं ना कहीं सेंस मिलेगा। 2 गुना के आसपास क्वार्टर इनके जो मुनाफा है उसमें बढ़त देखने को मिली, उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों करेक्ट हो रहा है? ऐसा क्या था नंबर्स में सर कि मुनाफा 2 गुना होने के बावजूद भी इसमें नर्वसनेस दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक ये आया था तो ऑलरेडी काफी जो है वो पीछे के अगर देखा जाए पूरी बैलेंस शीट को अगर समझे तो काफी ऊपरी लेवल पर था, और जब नंबर्स आ गए तो लोगों का कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि एक बार को प्रॉफिट बुक कर लो, ज्यादा अच्छा है। और नंबर्स अच्छे आए हैं, नो डाउट, लेकिन जो प्राइस प्रिडिक्ट होके आ रहा है वो प्राइस को अगर देखें तो वो ओवर प्राइस दिख रहा था, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है संदीप जी। क्योंकि मैंने भी इस पे काफी R&D करी और ये मेरे साथ भी बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि नंबर्स अच्छे आने के बाद ये स्टॉक गिरा क्यों? जो गिरने की दिख रहा है वो वैल्यूएशन, जैसे मैंने अभी आपको ऑनडोर का बताया कि 206-207 रुपए का लिस्ट हो रहा है। अगर ईपीएस और पीई के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू बनती है 224 रुपए, यानी कि 206 अच्छा प्राइस है, अगर लिस्ट हो जाता है तो 224 तक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो थोड़ा ओवर प्राइस, ज्यादा ओवर प्राइस था, इसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर एक क्वार्टर और कंटिन्यू हो जाते हैं तो ये फिर एक मल्टी बैगर की तरफ बढ़ेगा। ठीक सर 10 सेकंड में आपकी खाली एक टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगातार कहा जा रहा है कि कार्यक्रम जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। प्लाजा वायर, विष्णु प्रकाश, कॉन्कॉर्ड, एरोफ्लेक्स, ये तमाम जो हैं, इनमें जो हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीनों में जो IPOs आए हैं, कोई ऐसा शेयर आपको लग रहा है जहाँ पे भले ही रैली अभी भी ऊपर हैं, जैसा भी संदीप जी ने तमाम आंकड़े बताए, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि अभी भी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको महंगे नहीं लग रहे हैं, आपको लगता है नहीं अभी सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री की जा सकती है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं? देखिए, फंडामेंटल फैक्ट से अगर जाते हैं तो मुझे प्लाजा वायर वापस, मैं रेट बोल देता हूं, प्लीज आप लोग इसको, आप जो बाइट जो सामने आपके ये आ रहा है इसके हिसाब से देख लीजिए। प्लाजा वायर अगर देखते हो तो मुझे लगता है कि 80 और 90 के बीच में खरीदारी की जा सकती है। विष्णु प्रकाश की अगर बात करें तो 160 और 70 के बीच में अट्रैक्शन दिखाई देगा। और बायोटेक की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर बायोटेक हायर साइड पे है, इसमें प्रॉफिट एक बार को बुक किया जा सकता है। एरोफ्लेक्स की बात करें तो 135 के आसपास के लेवल्स, इनमें वापस से निवेश किया जा सकता है और ये स्टॉक्स यहां से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहां तक JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने अभी जिसकी चर्चा करी थी, अगर इसको देखते हैं तो मुझे लगता है 150 के आसपास वापस से अट्रैक्शन आ जाएगा। तो इन सारे स्टॉक्स में बाय तो बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिप पे, करंट का मार्केट पे इतनी जल्दबाजी मत करिए। बस प्रॉफिट एक जो दिख रहा है वो मुझे लगता है बायोटेक में बुक करना चाहिए। चलिए, बायोटेक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या IPO है, में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है।